हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अड्डा। चलिए 30 जून 2021 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालाइज करते हैं। आज हम 4 आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। पहला है एप्ट जुडिशियल रिमाइंडर इन एरा ऑफ ओवर क्रिमिनलाइजेशन। सेकंड है फ्लाइंग टेरर। थर्ड कमिंग सून। एंड फोर्थ है अ वेग एंड वांटिंग स्टेटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, जो कि है एप्ट जुडिशियल रिमाइंडर इन एरा ऑफ ओवर क्रिमिनलाइजेशन। देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, फ्रेंच जूरिस्ट हैं मॉन्टेस्क्यू, इनके द्वारा। इनका कहना ये है कि एवरी पनिशमेंट विच डज नॉट अराइज फ्रॉम एब्सोल्यूट नेसेसिटी इज़ टायरेनिकल, यानी कि कोई भी पनिशमेंट जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो और इस बिना ज़रूरत के भी लोगों को अगर पनिश किया जा रहा है तो उसको हम क्रूरता कहेंगे, उसको हम टायरेनी कहेंगे। ऐसे में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे 2-3 लॉज़ की बात हो रही है जो गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए हैं पास्ट में, जैसे कि है टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। सेकेंड है UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967। और इसके अलावा एक और एक्ट है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ये रूल्स हैं, इनके तहत लोगों को जो अरेस्ट किया जाता है अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए। तो यहाँ पे कहा गया है राइटर के द्वारा कि अक्सर इन लॉज़ का मिसयूज़ किया जाता है और छोटे छोटे क्राइम्स को भी टेररिज्म की कैटेगरी में क्लासिफाई करके लोगों को अरेस्ट कर लेना, उसको चार्ज करना गलत है और ये इस लॉ का यूज़ नहीं, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ है। और ऐसे में अगर हम डेफिनेशन देखें तो टेररिज्म की, ये पूरे वर्ल्ड में हम देखें तो 100 से भी ज़्यादा इसकी डेफिनेशंस हैं, पर अगर कोई एक ऐसी डेफिनेशन हो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, ऐसी कोई भी डेफिनेशन नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे टेररिज्म की जो डेफिनेशन है वही बहुत ज़्यादा है, 100 से भी ज़्यादा अगर हम कहें, तो हर किसी के लिए इस टेररिज्म का इंटरप्रिटेशन अलग होगा और इस वजह से वहाँ पे भी जहाँ पे टेररिज्म का एक्ट नहीं हुआ है उन एक्टिविटीज़ को भी इस कैटेगरी में क्लासिफाई करके और इन रूल्स के अंदर उन लोगों को चार्ज किया जाता है जो कि एक्चुअल में अगर हम देखें तो टेररिज्म नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में UAPA के सेक्शन 15 में ये कहा गया है कि एज एनी एक्ट विद इंटेंट टू थ्रेटन और लाइकली टू थ्रेटन द यूनिटी, यानी कोई भी ऐसा एक्ट जो कि यूनिटी को खतरा पहुंचाए या ऐसा इंटेंट हो कि वो यूनिटी को खतरा पहुंचा सकता है। यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी है, सॉवरेनिटी है। हमारे देश की यूनिटी को, इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी को एंड सॉवरेनिटी को अगर कोई भी एक्ट खतरा पहुंचा रहा है या खतरा पहुंचाने की उसकी इंटेंशन है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो एक टेररिस्ट वाला एक्ट है। ठीक है। और ऐसे में अगर हम देखें तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट के का एक जो केस था, याकूब अब्दुल अफजाई मेनन। तो याकूब मेनन, शॉर्ट में आप लोगों को शायद ये नाम याद होगा। तो 2013 में ये कहा गया था कि टेररिस्ट एक्ट्स कैन रेंज फ्रॉम थ्रेट्स टू एक्चुअल असैसिनेशंस, किडनैपिंग्स, एयरलाइन हाईजैकिंग। मतलब आप इनके खतरा पैदा कर सकते हैं कि आप किसी को एक्चुअल में असैसिनेट करें या आप उनको थ्रेट कर रहे हो ऐसा कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, या किडनैपिंग्स की गई हो या किए जाने की यहाँ पे आशंका हो। फिर एयरलाइन हाईजैकिंग है, कार बॉम्बिंग्स हैं, एक्सप्लोजन्स हैं, मेलिंग ऑफ डेंजरस मटीरियल्स, यूज़ ऑफ केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन्स। ये सारी चीज़ों को हम टेररिज्म की कैटेगरी में रख सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2013 में कहा गया था। यहाँ पे एक और केस का मेंशन है जो कि हितेंद्र विष्णु ठाकुर, ये 1994 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें कहा गया है कि जो टेररिज्म है और दूसरे फॉर्म ऑफ वायलेंस है, इसमें डिफरेंस होता है, क्योंकि टेररिज्म में आप डेलिब्रेटली और सिस्टमैटिक यूज़ करते हैं कोर्सिव इंटिमिडेशन का, यानी आप सामने वाले इंसान को डेलिब्रेटली, जानबूझकर एक सिस्टमैटिक वे में परेशान करते हैं, डराते हैं, उसे थ्रेट करते हैं। ठीक है। जबकि वायलेंस में ऐसा कोई रियल इंटेंशन नहीं होता है, डेलिब्रेट एफर्ट्स वहाँ पे नहीं होते कि आप ऐसा करेंगे। यहाँ पे एक और केस का मेंशन है जो कि है राम मनोहर लोहिया 1996 में। इसमें कहा गया है कि डिस्टिंक्शन है लॉ एंड ऑर्डर में, पब्लिक ऑर्डर में एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में। यानी अगर हम लॉ एंड ऑर्डर देखें तो इसका स्फेयर बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसमें बहुत सारे एक्ट, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ जाते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर का स्फेयर हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा है।
फिर हम पब्लिक ऑर्डर की बात करें तो उसका स्फेयर थोड़ा सा छोटा है, मतलब उसमें आने वाले जो एक्ट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो थोड़ी कम हैं। और अगर हम सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात करें तो उसमें बहुत ही कम एक्टिविटीज़ आती हैं। तो सारी एक्टिविटीज़ को सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के अंडर रख के या स्टेट के प्रति खतरा बताकर हम इन एक्टिविटीज़ के तहत या इन लॉज के तहत हम उनको चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे कहा गया है कि पुलिस शुड बी मोर कॉशियस इन चार्जिंग पीपल अंडर दीज एक्ट्स। तो ये जितने भी एक्ट्स हैं, चाहे वो UAP है, टाडा है, NSA है, तो इसके तहत किसी भी पर्सन को चार्ज करने के पहले अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए। और ज़रूरी यहाँ पे ये भी है कि टेररिज्म को डिफ़ाइन किया जाए, जिससे कि ये जो इतनी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस निकलती हैं टेररिज्म की, और उसके बाद जो चार्जेस लगाए जाते हैं लोगों पे छोटे छोटे एक्ट्स के लिए भी, जिसको हम पब्लिक एंड ऑर्डर या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में हम रख सकते हैं, उनको भी टेररिज्म की कैटेगरी में क्लासिफाई कर देना, उसके तहत चार्ज करना लोगों के राइट्स का यहाँ पे वायलेशन है, और ऐसा स्टेट के द्वारा भी नहीं किया जाना चाहिए। तो देखते हैं हमारा सेकेंड आर्टिकल, जो कि है फ्लाइंग टेरर। तो फ़िलहाल देखो, जम्मू एंड कश्मीर का इंडियन एयरफोर्स का बेस जो है वहाँ पे ड्रोन के द्वारा अटैक किया गया है। हालांकि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, पर यहाँ से कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन मिलता है कि फ्यूचर में जो टेररिज्म का स्फेयर है वो किस तरीके से और किस डायरेक्शन में जा सकता है। और यहाँ पे जो एक्ट्स हैं वो शायद जो पुराने वाले कन्वेंशनल तरीके थे उनके थ्रू इन नए नए एक्ट्स को शायद हम उसको ना हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे कि कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, और इस तरह के रिस्क को रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी भी फ़िलहाल पुराने वाले कन्वेंशनल मेथड्स में हमारे पास नहीं है। उसको इम्प्रूव किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, जो इस तरीके के एक्ट्स हैं, चाहे आप उस ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं, जिसे हम कहेंगे अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, या जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, तो उन डेवलपमेंट के साथ साथ जो टेररिज्म है वो भी अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने टेररिज्म के जो एक्ट हैं या वायलेंस स्प्रेड करने का एक्ट है, या इस तरीके की कोई भी किसी भी कंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट करने का जो उनका तरीका है वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे धीरे धीरे आगे चेंज हो सकता है। और इसके लिए हमें चाहिए कि हमारे जो फ्रेमवर्क होने चाहिए, जो पॉलिसीज़ होनी चाहिए इसको टैकल करने के लिए, वो भी इस लेवल की एडवांस होनी चाहिए कि इसको वो रिड्यूस कर सके। अब ऐसे में देखो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लानिंग, प्लॉटिंग और बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन नहीं चाहिए किसी भी पर्सन के पास, जिसके पास थोड़ी बहुत स्किल है इनको ऑपरेट करने की, तो वो कहीं पे भी टेररिज्म का एक्ट कमिट कर सकता है। तो ऐसे में ये जो एडवांस टेक्निक्स हैं वो कॉस्ट को भी रिड्यूस कर रहा है, और जो रिस्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये जो टेररिज्म का एक्ट है वो कहाँ से किया गया, कैसे किया गया, तो उस फाइंडिंग को भी, मतलब उस आइडेंटिफिकेशन को भी काफ़ी ज़्यादा टफ बना देता है, ठीक है। और ऐसे में जो एफिशिएंसी है इस टेररिज्म को स्प्रेड करने की वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जहाँ एक तरफ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कैपेसिटी जो है टेररिस्ट की वो इन्हांस हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कन्वेंशनल मेथड से इसको टैकल करने की जो किसी कंट्री की या जो फोर्सेस होती हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ इसके साथ फ़ाइट करने की वो कम होती जा रही है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि नई तरीके के इन्वेंशंस किए जाएँ, पॉलिसीज़ को इस तरीके से बनाया जा सके कि नए चैलेंजेस जो हमारे सामने पोज हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से, उसको भी हम फाइट कर सकें और उसको भी हम जल्दी से टैकल कर सकें, जिससे कि ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना कर सके किसी भी कंट्री में। अब देखो, यहाँ पे राइटर कहते हैं कि स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया हैव शाउट टू डील विद टेररिज्म विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट लॉज, invasive surveillance, harsher policies and offences against other countries that support terrorist groups। तो इसको फाइट करने के लिए हर एक कंट्री में एक नॉर्मल कुछ चीज़ें हैं जो सभी के द्वारा मानी गई हैं, जैसे कि टेररिज्म से डील करने के लिए लॉज को काफ़ी ज़्यादा कड़ा बनाने की ज़रूरत बताई गई है, और मतलब हार्शर पॉलिसीज़ बनाने की बात की गई है। और वो कंट्रीज़ जो कि सपोर्ट करते हैं टेररिज्म को, या जिस कंट्रीज़ में टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और उनको सपोर्ट मिल रहा है कंट्रीज़ के द्वारा, तो उनके अगेंस्ट भी हार्शर नॉर्म्स अपनाने की यहाँ पे बात कही जा रही है। और इंडिया के लिए तो सबसे बड़ा ख़तरा पाकिस्तान ही है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे टेरर आउटफिट्स हम देखते हैं कि पैदा होते हैं और वो टेररिज्म फैलाते हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तौयबा है, अल कायदा है। तो इस तरह के बहुत सारे हम कह
सकते हैं टेरर आउटफिट्स हैं, बॉडीज़ हैं जो कि इंडिया के लिए ख़तरा बनी हुई हैं। तो इसको टैकल करने के लिए हमें पॉलिसी में भी अपनी चेंज करना होगा और अपनी टेक्नोलॉजी को भी एडवांस करना होगा, और जो हमारी फोर्सेस हैं उनको भी इस तरीके की स्किल एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी कि वो इस एडवांस्ड जो तरीके हैं टेररिज्म के पास उसको टैकल कर सकें। अब देखते हैं हमारा थर्ड आर्टिकल जो कि है कमिंग सून। तो फ़िलहाल देखिए एक ड्राफ्ट लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा जो कि है ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2021, और इसको फ़िलहाल पब्लिक कमेंट्स के लिए रखा गया है। आप लोग इसमें बता सकते हैं कि क्या चेंजेस करना चाहिए या क्या इसमें अच्छा है, तो आप अपने ओपिनियंस इस ड्राफ्ट के बारे में दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इस ड्राफ्ट में एक प्रोविज़न है जो कि अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि अगर किसी भी फ़िल्म को मान लो CBFC के द्वारा यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा सर्टिफाइड कर दिया गया है, तो गवर्नमेंट ये ऑर्डर कर सकता है कि आप इसको रीसर्टिफाइड करें। यानी गवर्नमेंट एक दूसरे लेवल की स्क्रूटनी यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। यानी एक बार तो फिल्म की स्क्रूटनी हो ही रही है CBFC के द्वारा, फिर इसके बाद गवर्नमेंट भी एक बार और इसको स्क्रूटनी करने की बात यहाँ पे, मतलब एक नया लेवल ऑफ स्क्रूटनी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा इस ड्राफ्ट में। तो ऐसे में यहाँ पे राइटर का कहना है कि अप्रैल में ऑलरेडी देखो होता क्या है कि CBFC के में आप पहले अपनी फिल्म दिखाएंगे, वहाँ से आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है यहाँ पे तो आप इसके अगेंस्ट एक बॉडी है जिसको हम कहते हैं FCAT फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल, आप यहाँ जाके अपील दायर कर सकते हैं। आपकी जो भी शिकायतें हैं आप वहाँ पे कर सकते हैं। पर गवर्नमेंट ने इस बॉडी को ही अप्रैल में स्क्रैप कर दिया। यानी कि अब आप CBFC जो भी काम कर रहा है अगर आप उससे सहमत नहीं हैं तो आप उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ये नियम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना कि अगर आपको एक बार सर्टिफिकेशन दे दिया गया है CBFC के बाद, तो इसके बाद गवर्नमेंट एक अलग लेवल की स्क्रूटनी यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, यानी रीसर्टिफिकेशन के लिए वो दोबारा कह सकता है। तो ऐसे में हम कहेंगे कि गवर्नमेंट की पोजीशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सेंसरशिप यहाँ पे करना चाहती है कि कौन सी फिल्म या किस चीज़ को पब्लिक डोमेन में होना चाहिए और किस चीज़ को वहाँ से हटा देना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे ये भी कहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि इस ड्राफ्ट में एक सेक्शन है 5B1, और ये जो सेक्शन है ये डिराइव होता है हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(2) है। अब देखो 19 आर्टिकल किससे रिलेटेड है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से। तो 19(2) में हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड होती हैं, ठीक है। और ये रेस्ट्रिक्शन इम्पोज होती हैं किस बेसिस पे कि किसी कंट्री की सॉवरेनिटी को और इंटीग्रिटी को खतरा ना पहुंचाया जा सके। तो इसलिए ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे ये हैं कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते हैं जो किसी कंट्री की सॉवरेनिटी को और इंटीग्रिटी को, उसके इंटरेस्ट को डेंजर में डालता हो, ठीक है। तो इसके तहत ही कहा गया है कि ये जो हमने सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है 5B1 ये इस 19(2) से ही डिराइव्ड है, और अगर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है तो वो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे भी इम्पोज होनी चाहिए। यानी ऐसा कोई भी कंटेंट जो कि हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी को और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट काम करता है तो हम उसको सेंसरशिप के अंदर रख सकते हैं, उसको हम सेंसर कर सकते हैं। तो ये पहल है जो गवर्नमेंट के द्वारा ली गई है। तो अब देखो आगे इसमें क्या होता है, क्योंकि फ़िलहाल तो अभी ये ड्राफ्ट के लेवल पे है, पर ये क्या बिल बनता है या नहीं बनता है और कितना इसे सपोर्ट मिलता है या कितना इसका अपोजिशन होता है, उसके बाद गवर्नमेंट का क्या स्टैंड होता है वो आगे देखने वाली बात है। पर ये ज़रूरी है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पे किसी भी लेवल पे एक सेंसरशिप लगा देना और सरकार ही डिसाइड करे कि गवर्नमेंट को क्या देखना है क्या नहीं देखना है, वो गलत है। लेकिन पूरी तरीके से खुला भी छोड़ देना कि आप जो चाहें वो पब्लिक डोमेन में ला सकते हैं, आप किसी भी तरीके की वीडियो को, किसी भी तरीके की फिल्म को दिखा सकते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब इसके बीच में एक बैलेंस स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, जो शायद इस ड्राफ्ट के बाद हो सकता है कि बैलेंस स्टैब्लिश हो, या फिर अगर ये ड्राफ्ट को अच्छे से इम्पोज ना किया जाए तो ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे एक पावरफुल पोजीशन में आ जाए। तो अब आगे ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, कौन कौन से प्रोविजंस आगे इसमें इम्प्लीमेंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो उसके बाद फिर हम देखते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल है अ वेग एंड वांटिंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखो राइटर के द्वारा ये कहा गया है कि फ़िलहाल जो G7 कंट्रीज़ की मीटिंग हुई थी
उस कंटेक्स्ट में यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पैंडेमिक के रिगार्डिंग ये जो G7 की समिट है ये कहीं हम कह सकते हैं कि ये फेल है और इसने कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टैंस नहीं लिया है कि वो फ्यूचर में पैंडेमिक की सिचुएशन ना हो, उसको रोक सके, उसको प्रिवेंट कर सके। तो ऐसे में देखो यहाँ पे एक रिपोर्ट की बात की जा रही है जो कि है इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, जिसको कहा गया है IPPPR, इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। तो इसमें एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो जितने भी पैथोजेंस हैं उनका ओरिजिन जो है वो जूनोटिक है, मतलब जितने भी ये पैंडेमिक की सिचुएशन फैल रही हैं, जो पैथोजेंस जो डिजीज़ को फैला रहे हैं, उनका रीज़न क्या है, उनका ओरिजिन क्या है, जूनोटिक है। और जूनोटिक का मतलब होता है ऐसी कोई भी डिजीज़ जो एनिमल से ह्यूमंस में स्प्रेड करती है, ठीक है। तो जो हमारा फ़िलहाल की जो पैंडेमिक की सिचुएशन है कोविड-19 की वजह से, यानी कोविड-19 भी कहा जाता है कि ये एनिमल से ह्यूमन में फैला है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके बाद जो पहले पैंडेमिक्स आए हुए थे, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो कि कहीं ना कहीं हम कहीं स्लीपिंग अवस्था में थे बहुत सालों से, वो अब वापस एक्टिव हो जाएंगे और हो सकता है कि 18th या 19th सेंचुरी में जो पैंडेमिक फैले थे वो रिवाइव हो सकते हैं फ्यूचर में। वैसे उस तरीके की बीमारी, उस तरह की पैंडेमिक की सिचुएशन वापस से फैल सकती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो क्या रहा है। यहाँ पे देखो एक टर्म यूज़ किया गया है, परमाफ्रॉस्ट। इसमें क्या होता है कि परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है कि बर्फ़ का किसी जगह पे जमे होना काफ़ी समय से, लंबे ऑलमोस्ट 2 साल से कम से कम। अब क्योंकि क्लाइमेट यहाँ पे चेंज हो रहा है, उस वजह से चाहे हमारे आर्कटिक है, अंटार्कटिक हैं, चाहे हमारे जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं, और उस ग्लेशियर में हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे वायरस या बैक्टीरिया और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि डिज़ीज़ को स्प्रेड कर सकते हैं। तो अब इनका, क्योंकि ये जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे और वो हमारे सिस्टम में एंटर कर जाएंगे, और इसके बाद हो सकता है कि ये बहुत सारी बीमारियों को फैलाएं और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करें हमारे बीच में। और इसको एड्रेस करना चाहिए था G7 की समिट में, ऐसा राइटर का कहना है। पर G7 में सिर्फ बातें की गई हैं, वेग स्टेटमेंट दिए गए हैं, कुछ भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स नहीं हैं। जो भी कमिटमेंट है वो वेग है, जिसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट हम कहें ऐसा मिलने वाला नहीं है। जैसे कि राइटर कह रहे हैं कि G7 ऑफर्स वेग कमिटमेंट्स टू स्ट्राइव फॉर फेयरनेस, इंक्लूजन एंड इक्विटी एंड सपोर्ट वल्नरेबल कंट्रीज़। तो बातें तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कही गई हैं कि जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं, उनको हम सपोर्ट करेंगे, वर्ल्ड में इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, इंक्लूजन होना चाहिए। ये बातें तो बहुत अच्छी कही जा रही हैं, पर कहीं ना कहीं G7 की ये जितनी भी बातें हैं, जितने भी कमिटमेंट्स हैं, वो वेग हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा एक्चुअल में, ठीक है। तो ऐसे में इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, कि वरना फिर ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो बहुत सारे होंगे जो कि कहें कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे थे, पर क्योंकि अब ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, तो इतने सारे जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक साथ रिलीज़ होंगे, हमारे सिस्टम में एंटर करेंगे, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से इक्वेटर तक फैल जाएंगे, तो उसके बाद डेंजर हमारे लिए अपने आप ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखो एक स्टडी बताई गई है, तो यहाँ पे देखो लैंसेट के एक आर्टिकल है जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि फ़िलहाल हमें ज़रूरत है कि हम फोकस करें डीप प्रिवेंशंस में। और डीप प्रिवेंशन को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज़ में। डीप प्रिवेंशन, और डीप प्रिवेंशन के तहत इन्होंने कहा है कि 3 कैटेगरीज़ हैं। फर्स्ट है अपस्ट्रीम, ठीक है, सेकंड है मिड स्ट्रीम, एंड थर्ड है डाउनस्ट्रीम। तो डीप प्रिवेंशंस के तहत 3 डिस्टिंक्शंस यहाँ पे किए गए हैं, अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ये स्टेजेस हैं इंटरवेंशन की। अब देखो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम में कहा गया है कि जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं पब्लिक हेल्थ फ्रंट पे और डिज़ीज़ को स्प्रेड करने में, यानी पब्लिक में डिज़ीज़ स्प्रेड ना करे, उसके लिए जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं वो आते हैं डाउनस्ट्रीम प्रिवेंशंस में, ठीक है।
इसके बाद दो और स्टेप्स बच गए जो कि है अपस्ट्रीम एंड मिडस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या है, वन हेल्थ अप्रोच होती है, जैसे कि जिसमें ये कहा गया है कि ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनका एक शेयर्ड इकोसिस्टम होता है। अगर एक की हेल्थ को प्रॉब्लम होगी तो दूसरे की हेल्थ पे उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। यानी अगर हम प्लांट की हेल्थ को यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं प्लांट्स की हेल्थ के लिए, तो वो प्रॉब्लम एनिमल्स एंड ह्यूमंस की लाइफ को भी खतरा पहुँचाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पे एक शेयर्ड इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट है और एक सिस्टम, एक पार्ट में प्रॉब्लम से पूरे पार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसा कहा गया है वन हेल्थ अप्रोच में। और ये है अपस्ट्रीम इंटरवेंशन, ठीक है। यानी कि हमें हर तरीके से अपने इकोसिस्टम को सेफ़ रखना है, सुरक्षित रखना है, चाहे वो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं। यानी इस इकोसिस्टम का वो सारी चीज़ें जो पार्ट हैं, हमें उन सबको सुरक्षित रखना है, वरना एक में प्रॉब्लम आएगी तो अल्टीमेटली दूसरे को इफेक्ट करेगी ही करेगी। इसके बाद आता है मिड स्ट्रीम इंटरवेंशन। इसमें क्या होता है कि साइंस एंड पॉलिसी जो पैनल्स है उसको स्टैब्लिश करना, सेट करना और उसके तहत गवर्नमेंट के द्वारा इंटरवेंशंस करना या फिर इंटर गवर्नमेंटल पैनल को स्टैब्लिश करना है क्लाइमेट चेंज पे, और वो सारी कंडीशन जो कि जैसे कि फ़िलहाल ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो ऐसे में हमें काम करना चाहिए कि हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकें, उसको कम कर सकें, उसको प्रिवेंट कर सकें। तो ये सारे स्टेप्स आते हैं मिड स्ट्रीम इंटरवेंशंस में। तो इस तरीके से इंटरवेन करके गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग पॉलिसीज़ बना के, लोगों के लेवल पे काम करके, इवन अवेयरनेस वगैरह फैलाकर, और साथ ही साथ जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जब तक वो हेल्प प्रोवाइड नहीं करेंगी पुअर कंट्रीज़ को, या फिर हम कहें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अगर उनका साथ नहीं देंगी तो पैंडेमिक की सिचुएशन, देखो वायरस क्या है हम जानते हैं, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ईजिली स्प्रेड करता है। तो अगर एक हम ये सोच रहे हैं कि चलो इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं तो किसी अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को प्रॉब्लम यहाँ पे कोई भी किसी तरह की हेल्प प्रोवाइड करने की क्या ही ज़रूरत है, उन्हें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, पर है, क्योंकि ये जो वायरस हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन से में आसानी से फैल सकते हैं। वो कोई कंट्री स्पेसिफिक नहीं होते कि इंडिया में है तो इंडिया में ही रहेगा। जैसे कि फ़िलहाल हम पैंडेमिक की सिचुएशन में देख रहे हैं कि माना जाता है कि ये चाइना में शुरू हुआ और उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया। सबसे पहले तो केस वुहान में ही आए थे और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में फैल गए। तो ऐसे में अगर कहीं एक जगह भी प्रॉब्लम आ रही है तो बाकी सभी कंट्रीज़ जो कि कर सकती हैं हेल्प, जो कि जितने भी डेवलप नेशन हैं वो सारे उनके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं, वो हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं और यहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम्स को मिटिगेट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।